तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है मीटिंग एस्पायरेशंस। जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना। तो इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो भाषण दिया स्वतंत्रता दिवस पर, उस भाषण के बारे में। मीटिंग एस्पायरेशंस, आकांक्षाओं को पूरा करना। इंडिया नीड्स बेटर गवर्नेंस फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ इसका मतलब होता है के खातिर। इट्स ऑन पीपल नॉट ग्लोबल अप्रोबेशन। और एक और शब्द है हमारा यहाँ पे अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब होता है मंजूरी, स्वीकृति, मान्यता। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि भारत को बेहतर शासन की ज़रूरत है उसके स्वयं के लोगों की खातिर। यानी कि भारत को अपने लोगों के लिए जो है बेहतर शासन की ज़रूरत है, न कि वैश्विक स्वीकृति के लिए। कुल मिला के भारत में जो शासन है वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वैश्विक रूप से जो है उसको मान्यता मिले, उसे स्वीकृति मिले, नहीं। बेहतर शासन की ज़रूरत है अपने स्वयं के लोगों के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राइटली डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंट इंडियाज़ 75 ईयर जर्नी। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ये जो जर्नी है इसके लिए ये 75 ईयर है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं ना तो उसको प्लूरल में नहीं लिखते। यहाँ पे 75 ईयर्स नहीं लिखा हमने, 75 ईयर लिखा। जैसे मान लो कहा जाए कि भाई ये 2 मंथ कोर्स है ना, तो 2 मंथ उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2 मंथ कोर्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक ही जो है वर्णित किया है इंडिपेंडेंट इंडियाज़, स्वतंत्र भारत की ये जो 75वीं जर्नी है ना, 75 साल की यात्रा है। एज किस रूप में? वन ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो भारत की स्वतंत्रता की ये जो 75 साल की यात्रा है, इसे प्राइम मिनिस्टर ने उतार चढ़ाव भरी कहा, और बिल्कुल ठीक कहा। इन हिज 9th स्पीच फ्रॉम द स्टेटली। स्टेटली का मतलब होता है बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो नवा भाषण था, कहाँ से? लाल किले से, है ना, भव्य लाल किले से, है ना। सोमवार को भव्य लाल किले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा नवी स्पीच दी गई। लाल किले से दी जाने वाली, लाल किले से दी गई उनके द्वारा ये नवी स्पीच थी। और इस भाषण के दौरान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो भारत की 75 साल की यात्रा है, ये उतार चढ़ाव भरी रही है। इस रूप में उन्होंने इस यात्रा को वर्णित किया। प्रेजिंग, प्रशंसा करते हुए, दोज, उन लोगों की, हु फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़े, उन लोगों की प्रशंसा करते हुए। द प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड टू, देखो पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। तो प्राइम मिनिस्टर ने संकेत किया किस ओर? टू द कंट्रीज अचीवमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया भारत की उपलब्धियों की ओर। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, यानी कि उन्होंने भारत के अचीवमेंट्स की ओर इशारा किया और उसी समय साथ ही साथ और उन्होंने क्या कहा? ही एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को मानना, किसी बात को स्वीकारना। किस चीज़ को उन्होंने स्वीकारा? द चैलेंजेस ऑफ फुलफिलिंग द प्रेसिंग नीड्स। देखो प्रेसिंग का मतलब होता है बहुत ही अर्जेंट, ऑफ एन एवर एस्पायरेशनल सोसाइटी। ऑफ है, अब इस शब्द को देखना है यहाँ पे, एवर एस्पिरेशनल सोसाइटी। इसका मतलब है ऐसा समाज जो कि भाई क्या आकांक्षाएं कर सकता है, यानी कि एक आकांक्षापूर्ण समाज जो है उसकी जो भी अर्जेंट आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना अपने आप में एक चुनौती है। इस बात को भी प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकारा। ही एक्नॉलेज द चैलेंजेस, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भाई जो भी बहुत ही अर्जेंट ज़रूरतें हैं इस एस्पायरेशनल सोसाइटी की, इन ज़रूरतों को पूरा करने में कई सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को उन्होंने स्वीकारा। अब ये जो चुनौतियां हैं
टगिंग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट। ये चुनौतियाँ क्या कर रही हैं? सरकार का जो शासन है उसको प्रभावी नहीं होने दे रही। देखो यहाँ पे एक एक शब्द का मतलब समझना। टग का मतलब होता है पुल करना किसी चीज़ को, है ना। किसी चीज़ को जब आप खींचते हो ना, उसको बोलते हैं टग करना। सीम, है ना, इसका मतलब होता है जॉइंट। देखो क्या है कि जैसे दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो एक लाइन आपको देखने को मिलती है ना, जैसे कपड़ों की सिलाई की जाती है, जैसे पैंट है या शर्ट है, उनकी जब सिलाई की जाती है तो क्या होता है कि जो जॉइंट होता है वहाँ पे एक लाइन देखने को मिलती है आपको, ये इस तरह से, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीम। अब क्या है कि टगिंग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट, एक हमारे पास फ्रेज होती है, या इसको ईडियम भी कह सकते हो, फ्रेज भी कह सकते हो। ये होती है पुल एट द सीम्स या फिर कम एट द सीम्स। तो पुल एट द सीम्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि लगातार बिखरती जा रही है, जो कि उतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। तो कुल मिला के वर्तमान में जो सरकार है वो ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही। क्यों? इन कई चुनौतियों के कारण, है ना। ये मतलब हुआ इसका कि कई सारी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां क्या कर रही हैं? पुल कर रही हैं, है ना। चुनौतियां जो है एक तरीके से, वो जो चुनौतियां हैं वो सामने खड़ी हुई हैं, और उन चुनौतियों के कारण जो शासन व्यवस्था है वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही। नेशनल प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम, राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान वर डोमिनेंट का मतलब है प्रमुख। थीम्स एज ही अर्ज का मतलब है रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। एज ही अर्ज द कंट्री टू रिड इटसेल्फ। देखो रिड और इसके साथ में हम लगाते हैं ऑफ। रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, है ना। इसको हम गेट रिड ऑफ के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान की जो है बात की। ये कुछ प्रमुख थीम्स थी भाषण की। साथ ही साथ एज ही अर्ज, उन्होंने जो है इस बात का भी जो है निवेदन किया, द कंट्री टू रिड इटसेल्फ ऑफ द नीड टू लुक फॉर अप्रूवल फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ अब्रॉड का मतलब है विदेश से, है ना। अब्रॉड का मतलब है कि भाई विदेश से, कि भाई उन्होंने जो है इस बात के लिए भी कहा कि देश को जो है इस चीज़ की ज़रूरत है कि विदेश से अप्रूवल लेने की जो ज़रूरत है, इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि भाई भारत देश को इस चीज़ से छुटकारा पाने की ज़रूरत है कि हम विदेश से अप्रूवल लें। हमने कितनी ग्रोथ की, कितनी प्रोग्रेस की, यानी कि हर चीज़ के लिए हम विदेश से अप्रूवल लें, इस बात से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। आस्किंग द क्वेश्चन, ये सवाल पूछते हुए। अबाउट, किस बारे में? हाउ लॉन्ग इंडिया कुड गो ऑन लिविंग ऑन सर्टिफिकेट्स। इसका मतलब ये हुआ, ये सवाल पूछते हुए कि भारत कब तक विदेशों से मिले हुए प्रमाण पत्रों पर रह सकता है, यानी कि भारत कब तक विदेशों के द्वारा अपने डेवलपमेंट की स्वीकृति लेता रहेगा। हाउ लॉन्ग इंडिया कुड गो ऑन, यानी कि ऐसा कब तक चल सकता है कि भारत जो है इस तरह से जीवित रहे, क्या कि भाई विदेश जो हैं वो अप्रूवल दें भारत को। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो जो है भारत की डेवलपमेंट के बारे में अपने सर्टिफिकेट दें फ्रॉम अब्रॉड, है ना, विदेश से। द प्राइम मिनिस्टर वंडर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर भी जो है आश्चर्य व्यक्त किया। वाई इंडिया कुड नॉट डेवलप इट्स ओन मार्कर्स। यहाँ मार्कर्स का मतलब है मापदंड, कि क्यों भारत अपने स्वयं के मापदंड विकसित नहीं कर सका। दो, यद्यपि, हालांकि, मिस्टर मोदी प्रोवाइडेड नो कॉन्टेक्स्ट टू दीज रिमार्क्स। तो मिस्टर मोदी ने ये जो रिमार्क्स किए, ये जो टिप्पणियाँ की, ये किस संदर्भ में थी, इसका उन्होंने जो है स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं किया। लेकिन उनके ये जो कमेंट्स थे, उनकी ये जो टिप्पणियाँ थी, कुड इंडिकेट, यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, कुड इंडिकेट, उनके ये जो कमेंट्स हैं वे इस बात का इशारा कर सकते हैं, हिज अनहैप्पीनेस विथ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, कि मिस्टर मोदी जो थे वे इस बात से खुश नहीं थे। किस बात से? अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। डायरेक्टेड एट हिज गवर्नमेंट
ऑन गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, कि मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे और शासन से संबंधित मुद्दे, इनकी आलोचना जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा की गई उससे मोदी खुश नहीं थे, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं, उनके कमेंट जो है इशारा करते हैं। सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स हैव यूज्ड देयर इंडिपेंडेंस डे। देखो, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, क्रमिक रूप से, कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो भी हुए हैं हमारे एक के बाद एक, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं हैव यूज्ड देयर इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस, तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के जो भाषण होते हैं उन भाषणों का प्रयोग किया है। किस रूप में? किस रूप में? अ स्टॉक टेकिंग ऑफ देयर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड। देखो, स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है कि पूरा जायजा लेना। जैसे आपकी कोई दुकान है, उसका आप स्टॉक टेकिंग कर रहे हो, तो मतलब आप देख रहे हो पूरा कि भाई दुकान में कितना सामान बचा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। एज अ स्टॉक टेकिंग ऑफ देयर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का किस रूप में प्रयोग किया है? एक तो वो क्या काम करते हैं, अपनी सरकार के उनके जो भी रिकॉर्ड रहे हैं उसका पूरा पूरा ब्यौरा देखते हैं ना, पूरा उसका रिकॉर्ड देखते हैं। एंड और किस रूप में अपने भाषण का वे प्रयोग करते हैं? एन इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, चीज़ों को अंदर तक या फिर गहराई से समझना। टू व्हाट द नेशन माइट फेस, तो इस भाषण का प्रयोग प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा इस रूप में भी किया जाता है कि वे गहराई से इस बात को देखते हैं। किस बात को? व्हाट द नेशन माइट फेस, कि क्या चुनौतियाँ देश को आगे सामना करना पड़ सकती हैं। विथ 2 years लेफ्ट फॉर द जनरल इलेक्शन, कि भारत के संसदीय चुनावों की अगर हम बात करें तो 2 साल बचे हुए हैं। विथ 2 years लेफ्ट फॉर द जनरल इलेक्शन, कि जनरल इलेक्शन में 2 साल शेष हैं, यानी कि आम चुनाव होने के लिए सिर्फ 2 साल शेष हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज इन एन एक्सपेंसिव मूड। देखो, एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विस्तार करना। तो प्राइम मिनिस्टर वाज इन एन एक्सपेंसिव मूड, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी अपनी बातें कह रहे थे वो और ज़्यादा विस्तार करने के मूड में थे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर वाज इन एन एक्सपेंसिव मूड। टेकिंग अप, टेकअप का मतलब होता है जैसे आपने कोई मुद्दा उठाया है ना, इस मुद्दे को लिया, उस मुद्दे को लिया। इश्यूज ऑफ वीमेंस सेफ्टी, तो उन्होंने देखो कौन कौन से मुद्दे जो है उठाए। महिलाओं की सुरक्षा, एनर्जी सेल्फ रिलायंस, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो विविधता है ना, उसको सेलिब्रेट करना, है ना, उसको मनाना। आगे देखते हैं, यानी कि भारत की जो विविधता है उसका जश्न मनाना। द नीड टू रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस, और उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए कि सभी भाषाओं का सम्मान करने की ज़रूरत। एंड प्रॉमिसिंग एन ऑल आउट, ऑल आउट का मतलब होता है कंप्लीट वार अगेंस्ट करप्शन एंड परिवारवाद, परिवारवाद है ना, इसी को बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, है ना, यही परिवारवाद, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया? एन ऑल आउट वार, कि भाई एक कंप्लीट लड़ाई की ज़रूरत है। किस चीज़ के खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ। और द परनिशियस, अब ये जो परिवारवाद है इसी को और हम किस रूप में देख सकते हैं? परनिशियस। इस परनिशियस शब्द का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव, ऑफ डायनेस्टी का मतलब है वंश, कि ये जो वंशवाद है इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं उसकी ओर भी जो है उन्होंने इशारा किया। तो इन मुद्दों को जो है उन्होंने डिस्कस किया। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द पीपल टू गिव हिम देयर ब्लेसिंग्स, प्राइम मिनिस्टर ने जो लोग हैं इन लोगों से, प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपना आशीर्वाद देने के लिए कहा, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। एज द बैटल अगेंस्ट, और क्यों कहा उन्होंने लोगों से अपना आशीर्वाद देने के लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो युद्ध है अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो युद्ध है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, वह प्रवेश करती है अ डिसाइसिव फेस। ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वह एक निर्णायक दौर में पहुंच गई है। वेयर, जहां पर कि
इवन द बिग फिश का मतलब है कि भाई जैसे बोलते हैं ना, एक तो होती है स्मॉल फिश, एक है बिग फिश, कि भाई जैसे आपने छोटे मोटे आदमियों को रिश्वत लेते है ना, कोई 50 रुपए की रिश्वत ले रहा था, कोई 100 रुपए की रिश्वत ले रहा था, तो ये तो हो गए स्मॉल फिश। बिग फिश किसे कहलाएंगे? जो करोड़ों का घोटाला कर रहा है ना, लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, तो उनको कहा गया है यहाँ पे बिग फिश। विल नॉट बी स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इवन यहाँ तक की द बिग फिश विल नॉट बी स्पेयर्ड, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बड़ी मछलियाँ हैं ना, इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो बड़े स्तर पे भी लड़ी जाएगी, और जो बड़े बड़े आप कह सकते हो कि जो नेता हैं या अफसर हैं, इनको भी नहीं बख्शा जाएगा, इन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। इवन एज एट द सेम टाइम ही ड्वेल्ट ऑन, देखो ड्वेल्ट ऑन का मतलब है लगातार इन्हीं मुद्दों पे बने रहना, इन्हीं मुद्दों पे बातें करते रहना। गवर्नेंस इश्यूज, कि इवन एज एट द सेम टाइम शासन से संबंधित जो मुद्दे हैं वे लगातार उन पे जो है बात करते रहे, उन्हीं पे बने रहे। मिस्टर मोदी लैस्ड हिज स्पीच, लेकिन फाइनली विथ अ पॉलिटिकल अपील, फाइनली अपनी जो स्पीच थी उन्होंने उस स्पीच को किसके साथ मिक्स कर दिया? यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है ना लेस, इस लेस का मतलब है लेस विथ समथिंग, लेस विथ समथिंग, इसका मतलब होता है कुछ मिक्स कर देना किसी चीज़ में। तो फाइनली वे जो है गवर्नेंस से संबंधित मुद्दों की लगातार बातें करते रहे, लेकिन फाइनली अपनी स्पीच को उन्होंने एक राजनीतिक अपील के साथ मिक्स कर दिया। मिस्टर मोदी वाज साइलेंट, मिस्टर मोदी जो थे वे जो है बहुत ही चुप थे, किस बारे में? अबाउट हिज प्रोमिसेस मेड इन 2016, 2016 में जो वादे मिस्टर मोदी ने किए थे, उन वादों के संबंध में मिस्टर मोदी चुप थे। क्या वादे किए गए थे 2016 में मिस्टर मोदी द्वारा? टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय द टाइम द कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे। तो 2016 के समय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो वादे किए गए थे, उनमें एक वादा ये था कि जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो उस समय तक क्या होगा, जो किसान है उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। इस तरह का वादा उन्होंने 2016 में किया था। लेकिन अभी हाल ही में जो स्पीच उन्होंने दी, इस स्पीच में उन्होंने इस वादे का जिक्र नहीं किया, यानी कि वे इस संबंध में बिल्कुल साइलेंट रहे। हाउएवर, हालांकि ही डिड ले आउट हिज विज़न फॉर एन अमृतकाल, ले आउट का मतलब है प्रस्तुत करना, सामने रखना, हिज विज़न है ना, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना जो विज़न है, अपनी जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को अमृतकाल कहते हुए लोगों के सामने रखा। और अमृतकाल को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं डेवलप्ड एज, है ना, विकसित काल। इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, भाई अगले 25 सालों में क्या होगा? द 100th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 2047 कि 2047 में जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, यानी कि 25 साल बाद, है ना। तो इस काल को उन्होंने क्या कहा है? डेवलप्ड काल कहा है। तो एक विज़न उन्होंने रखा है कि भाई ये काल जो है एक अमृत काल होगा हमारे सामने। तो मिस्टर मोदी ने क्या किया, ये जो 2016 का जो प्रॉमिस था कि भाई किसानों की इनकम डबल हो जाएगी 75वें स्वतंत्रता दिवस तक, है ना, तो इस बारे में तो वो चुप रहे। आगे उन्होंने कहा कि भाई आगे ध्यान दो, जो बीत गया उसकी बातें मत करो, आगे की ओर देखो, है ना। तो ये आगे आने वाले जो 25 साल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये अमृत काल रहेगा। तो इस अमृत काल के संबंध में उन्होंने जो है अपना दृष्टिकोण रखा, अपना विजन रखा। डिटेल्स ऑफ हाउ द कंट्री वुड रीच द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका गोल, आपका टारगेट, वर स्केंटी, स्केंटी का मतलब है बहुत कम मात्रा में होना। तो इस संबंध में डिटेल्स में उन्होंने जानकारी नहीं दी कि ये जो गोल है कि भाई 100वें स्वतंत्रता दिवस तक किस तरह से जो है देश जो है विकसित अवस्था को पालेगा, किस तरह से ये हमारे लिए अमृतकाल साबित होगा, तो इसके जो है ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने नहीं दिए। अपरेंटली का मतलब होता है कि भाई ऐसा प्रतीत होता है ना, ऊपरी तौर पे अगर हम देखें तो ऐसा दिखाई देता है ना, ऐसा प्रतीत होता है, या फिर
ऐसा जो है नज़र आता है ऊपरी तौर पे। केप्ट फॉर अनदर डे, तो कुल मिला के ये जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई 100वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा तो तब तक हम क्या होगा कि ये एक हमारे लिए जो है बिल्कुल डेवलप्ड एज है या फिर ये अमृत काल है ना। तो इस अमृत काल में क्या क्या हमारे उद्देश्य होंगे और उनको हम किस तरह से पाएंगे, इसके बारे में जो उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दी। और अब एडिटोरियल देखो यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग्यात्मक स्टाइल में कहता है कि शायद ये बातें जो है, ये डिटेल्स जो है ना, उन्होंने किसी दूसरे दिन के लिए जो है सेव कर लिए है ना, कि भाई ये बातें कभी और बताएंगे। इन कीपिंग विथ द भारतीय जनता पार्टीज न्यू स्टेटस, इन कीपिंग विथ यानी कि इस चीज़ को मेंटेन करते हुए है ना, इस चीज़ को कायम रखते हुए, भारतीय जनता पार्टीज न्यू स्टेटस एज द नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, तो शासन की जो नेचुरल पार्टी है, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वह शासन की एक स्वाभाविक पार्टी है ना। ये स्टेटस जो है उन्होंने बरकरार रखा भारतीय जनता पार्टी के रूप में, और इस बात को उन्होंने अंडरलाइन किया, इस बात को रेखांकित किया। द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइंड दैट, किस बात को रेखांकित किया, दैट इंडिया हैड गॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट आफ्टर मैनी डिकेड्स, कि कई दशकों के बाद भारत ने एक स्थिर सरकार पाई है। रिजल्टिंग इन, और इस स्थिर सरकार का परिणाम क्या हुआ है, रिजल्टिंग इन यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ, स्पीडी डिसीजन मेकिंग, इस स्थिर सरकार का परिणाम हुआ स्पीडी डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन डिसीजन, वे जो डिसीजन है ना वे त्वरित हो जाते हैं, यानी कि त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलती है इससे। देयर वाज लिटिल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, लिटिल नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता, ध्यान में रखना, अ लिटिल देता है पॉजिटिव मीनिंग और लिटिल देता है नेगेटिव मीनिंग। देयर वाज लिटिल इन हिज 82 मिनट स्पीच, कि 82 मिनट के उनके भाषण में न के बराबर बात की गई, किस बारे में, अबाउट द स्ट्रेटजिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री, कि जो रणनीतिक चुनौतियां देश के सामने हैं इसके बारे में न के बराबर बात की गई। इन द वेक ऑफ, देखो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, जैसे कोई घटना हुई, उस घटना के परिणाम स्वरूप जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उनको हम कहेंगे इन द वेक ऑफ। टेंशंस एट द बॉर्डर्स, कि सीमा पर जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके कारण है ना, ये हुआ इन द वेक ऑफ का मतलब, कि कोई घटना घटित होती है उसके फलस्वरूप है ना, उसके कारण, उसको कहते हैं इन द वेक ऑफ। तो भारत के सामने कई सारी सामरिक चुनौतियां उपस्थित हुई हैं, किस चीज़ के कारण, सीमाओं पर जो तनाव है उसके कारण। एंड टर्बुलेंस का मतलब होता है डिसऑर्डर, उथल पुथल, इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली है। फॉलोइंग का मतलब है के बाद में। द रशियन इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, ऑफ यूक्रेन, रशिया के यूक्रेन अटैक के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस देखने को मिला है, उथल पुथल देखने को मिला है। इसके अलावा भारत की जो बॉर्डर्स हैं, खासकर ये जो चाइना वाली बॉर्डर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स जो हैं वो निर्मित हुई हैं। तो इसके चलते कई सारी स्ट्रेटजिक चैलेंजेस, कई सारी सामरिक चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में उन्होंने जो है न के बराबर बात की। टू अचीव इट्स फुल पोटेंशियल, देखो फुल पोटेंशियल को अचीव करने का मतलब होता है आपकी जो पूरी क्षमताएं हैं उन पूरी क्षमताओं को प्राप्त करना। तो भारत की जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए भारत जो है मस्ट नॉट ओनली बी एबल टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, पार पाने का मतलब है जो चुनौती आपके सामने है उस चुनौती पे जीत के दिखाना, जो परेशानियां आपके सामने हैं उन परेशानियों को हरा देना। तो भारत अपनी पूरी क्षमताओं को प्राप्त कर सके इसके लिए क्या जरूरी है कि न केवल इंडिया मस्ट नॉट ओनली बी एबल टू ओवरकम मैनी ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं, न केवल भारत को जो है जो भी बाधाएं उसके सामने हैं न केवल उनको
दूर करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ दैट होल्ड इट बैक, कोई भी चीज़ होल्ड बैक कर रही है आपको, इसका मतलब है वो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रही है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इन चुनौतियों से जो है निपटना होगा, और साथ ही साथ और क्या करना चाहिए भारत को, साथ ही साथ सेल विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे सेल का मतलब है मूव क्विकली, इजीली एंड कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से जो है मूव करना, आगे बढ़ना। साथ ही साथ भारत को ज़रूरत है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो शेष दुनिया है, जो शेष संसार है, उनके साथ जो है बिल्कुल कदम से कदम मिला के मूव करे। इन मीटिंग प्राप्त करने के लिए, इन मीटिंग द बेंच मार्क्स का मतलब है मापदंड ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्याय संगत, इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत या फिर उचित, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो संपदा है, जो भी धन है, संपदा है, उसका न्याय संगत वितरण। देखो एक डिफरेंस होता है, इन दोनों में अंतर को ध्यान में रखना। EQUAL, इक्वल और इक्विटेबल, दोनों में अंतर है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, और इक्विटेबल का मतलब होता है उचित या फिर न्याय संगत। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक जवान हट्टा कट्टा आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला, और एक है बुजुर्ग आदमी। अब इन तीनों को आप जो है बराबर रोटी नहीं दे सकते। छोटे बच्चे की ज़रूरतें कम है, उसे कम रोटी मिलेगी, 1 या 2 रोटी दे दी आपने। जो जवान आदमी है, जो दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसको 6 रोटी 5 रोटी की ज़रूरत है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसे 2 या 3 रोटी की ज़रूरत है, उसकी पाचन क्षमता इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो अब इस बंटवारे को क्या कहा जाएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो छोटे बच्चे को भी 4 रोटी दे दी, युवा व्यक्ति जो है उसे भी 4 रोटी दे दी, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसे भी 4 रोटी दे दी। इसको कहा जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्वल एंड इक्विटेबल। तो इक्वल का मतलब तो होता है बराबर, और इक्विटेबल का मतलब होता है जो उचित है, जो न्याय संगत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो भारत को जो है क्या प्रयास करने चाहिए, भारत को जो है विश्व के साथ जो है जो भी मापदंड हैं, यानी कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं, धन का समान वितरण हो गया। इसके अलावा ये जो एक्सेस है, इसके साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एक्सेस टू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ तक आपकी पहुंच होना, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ। तो भारत को प्रयास करना चाहिए कि उसके जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उन्हें चिकित्सा और शिक्षा का एक्सेस मिल सके, यानी कि चिकित्सा और जो शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं वे लोगों तक पहुंच सकें, लोगों की पहुंच के दायरे में आ सकें। इंडिया माइट नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। इसका मतलब ये हुआ कि शायद भारत को अन्य देशों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं हो सकती है ना, ज़रूरत ना हो, लेकिन कि शायद भारत को अन्य देशों से प्रोग्रेस के संबंध में सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत ना हो, लेकिन भारत को इस बात की ज़रूरत है टू डू बेटर, कि भारत और ज़्यादा बेहतर करे। किस क्षेत्र में, ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स, कि अधिकार, लोगों के जो अधिकार हैं, लोगों की जो स्वतंत्रताएं हैं, इनमें और बेहतरी जो है भारत हासिल करे। वेलफेयर एंड जस्टिस, लोगों का जो कल्याण है, इसके अलावा जो न्याय है, इनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, सुधारों की ज़रूरत है। तो भारत को ठीक है कि भाई दूसरे जो देश हैं उनसे सर्टिफिकेट लेने की शायद आवश्यकता न हो, लेकिन भारत को इस बात की ज़रूरत है कि स्वतंत्रता, अधिकार, लोगों का कल्याण, न्याय, ग्रोथ है ना, वृद्धि, इसके अलावा विकास, एंड इन बिल्डिंग अ मोर एगैलिटेरियन सोसाइटी। एगैलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी। समतावादी का मतलब है कि भाई आप क्या करते हो कि भाई लोगों को बिल्कुल
समान रूप से ट्रीट करते हो, है ना, उसको हम कहेंगे इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब हुआ कि भाई आप जो है प्रत्येक व्यक्ति को मानते हो कि हर व्यक्ति बराबर है और उनको उनके जो भी अधिकार हैं, उनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनको प्रदान करते हो, है ना। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब हो गया समतावादी समाज, जहाँ लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं, जहाँ लोगों को उनके जो भी अधिकार हैं वो दिए जाते हैं। तो भारत को हो सकता है कि अन्य देशों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत न हो, लेकिन इस बात की ज़रूरत है भारत को कि भारत और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करे इन क्षेत्रों में, राइट्स, फ्रीडम्स, वेलफेयर, जस्टिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट। एक चीज़ और समझ लेना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये जो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रोथ का मतलब है कि भाई चीज़ जो है बढ़ती जा रही है, पहले कम थी अब और ज़्यादा हो गई, अब और ज़्यादा हो गई। और डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई उसमें और क्या सुधार आ रहा है। ये तो हो गया कि भाई चीज़ों का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे एक बच्चा है, वो छोटा था, उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वजन बढ़ गया, लेकिन क्या डेवलपमेंट हुआ? क्या उसका बुद्धि का लेवल बढ़ा? क्या उसकी आय बढ़ी? क्या उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ? तो ये सब चीज़ें जो है डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ग्रोथ हो रही है। जैसे आप कह सकते हो कि हमारा न्याय तंत्र है, उसमें मान लो न्यायाधीश कम है, तो उन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ गई, तो क्या कहेंगे हम कि भाई ठीक है, उसमें जो है ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे न्याय तंत्र में, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या लोगों को जो है न्याय मिलना और ज़्यादा सुलभ हो पाया है, अधिक से अधिक लोग न्याय पा रहे हैं, केसेस की जो संख्या है क्या वो कम हुई है ना, केसेस का ज़्यादा से ज़्यादा निपटान हुआ है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंतर जो है आप इनमें कह सकते हो। तो कुल मिला के ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें भारत को और भी बेहतर होने की ज़रूरत है।